नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं और दिन भर का जो बुलेटिन है हम आपके साथ अभी इसे लेकर जुड़े हैं। आज कैबिनेट की बैठक के अगले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरा दिन शिमला में ही थे। पहले जो ओक ओवर में उनसे जो मिलने आए थे, सुन्नी और लुहरी डैम के प्रभावित, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद राज्य सचिवालय में रूटीन का जो घटनाक्रम है, रूटीन का जो फाइलों का निपटारा है, उसमें मुख्यमंत्री लगे थे। 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरा में होने वाला है। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को मुख्यमंत्री शिमला से उस कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे और इस कार्यक्रम में कुछ नई घोषणाएं, नए ऐलान और नई सौगातें सरकार की तरफ से दी जा सकती हैं। जहां तक बात कर्मचारियों के पेंडिंग मामलों की है, चाहे वो एरियर हो चाहे डीए हो, उसको लेकर जब ये कार्यक्रम होगा, इसमें जो अनाउंसमेंट की जाएगी, उसी अनाउंसमेंट से पता चलेगा कि मुख्यमंत्री क्या अभी महंगाई भत्ते की कोई किश्त देने की स्थिति में है या नहीं है। वैसे जो लोन की पोजीशन है और बाकी सारी फाइनेंशियल स्थिति है, उसको लेकर जो कैबिनेट में पिछले कल जो फाइनेंशियल एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, उसकी जानकारी हम आपको कल ही दे चुके हैं। अगली बात करेंगे आज, लेकिन आज के बुलेटिन में सबसे बड़े व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। जब से सरकार बनी है 2 साल से ज़्यादा का ये वक्त हो गया और इसमें कई तरह के व्यवस्था परिवर्तन अलग अलग सेक्टर्स में हुए हैं, लेकिन अब कर्मचारियों से रिलेटेड एक रेगुलेशन के मामले में सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन करने का निर्णय कल कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि सेक्रेटरी जो है अमनदीप गर्ग वो भारत सरकार में जा रहे हैं। इसीलिए आज वो फाइलों से रिलेटेड जो ये निपटारा था वो कर रहे थे और इसीलिए जो कर्मचारी हैं उनको लेकर ये व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। अभी विस्तार से हम आपको बताएंगे आगे 7 पॉइंट्स के साथ कि ये व्यवस्था परिवर्तन राज्य के हर सरकारी कर्मचारी से डायरेक्टली किस तरह से कनेक्टेड है। 1995 से एरियर देने के ऑर्डर हुए हैं, किस कैटेगरी के है वो बताएंगे आपको। पेंशन पर एक अलग से आदेश हुए हैं और ये पेंशन है कॉन्ट्रैक्ट अवधि को मिलाकर जो शीला देवी वाले केस के साथ कनेक्टेड थी। पुलिस जवान नाराज हो गए हैं कल जो उद्योग मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, जो कैबिनेट की ब्रीफिंग के लिए हर्षवर्धन सिंह चौहान आए थे उसके कारण। वेटनरी फार्मासिस्ट जो हैं उनको लेकर कल एक डिसीजन हुआ है और उस डिसीजन का जो बैकग्राउंड है उसकी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि ये अपनी नियुक्ति को लेकर बार बार डिमांड कर रहे थे। उसमें डिमांड में अभी तक कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अब जो वेटनरी फार्मासिस्ट के मामले में राज्य सरकार ने जो स्टेप लिया है, उस स्टेप में क्या नया होने वाला है ये महत्वपूर्ण रहेगा और इसी की जानकारी आज हम इस बुलेटिन में भी आपको देंगे। जीओए लाइब्रेरी जो कैबिनेट में कल भेजा गया था उसको लेकर अपडेट देंगे, क्योंकि कल इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं थी। फाइल हालांकि अभी वापस आई नहीं है। छूट जो जब्त गाड़ियां हाई कोर्ट में हुई थी, 2 गाड़ियां पंचायती राज विभाग की, सेक्रेटरी और डायरेक्टर की, उनमें से दोनों गाड़ियां छूट गई हैं। जेल वार्डर रिजल्ट की बात करेंगे। संजौली कॉलेज में पुलिस क्यों पहुंची वो बात करेंगे। सतलुज में एक नया अलर्ट हुआ है। 5 बॉडीज आज सतलुज से रिट्रीव हुई हैं, इसमें से 4 जो हैं वो जो दोगरी पॉइंट है कोल डैम का उसमें ही है। और जो आगे मौसम का फोरकास्ट है उसकी बात अलग से करेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ एक बात जो बड़ी अहम है वो है जो अभी जो मौसम का फोरकास्ट चल रहा है उसमें, क्योंकि कल हमने आपको बताया था 4 जिलों में जो अलर्ट है वो दिया गया है और बाकी आज के लिए जो फोरकास्ट है वो 5 जिलों के लिए है। और ये जो 5 जिले हैं इनकी मैं अगर बात करूं तो ये जो 5 जिले हैं इसमें अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर शामिल हैं। इन सभी जिलों में अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मंडी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और किन्नौर में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की संभावना भी है। सेब की फसल को बचाने के लिए विभाग ने अलग से इंतजाम करने की सलाह दी है। ये ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है और ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है सिर्फ मौसम से रिलेटेड। इसके बाद जो है
इसके बाद जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसकी अगर आपको जानकारी दें तो वो है सतलुज नदी में जो रेस्क्यू या आप कहिए कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां समेज और बागी पुल की जो बॉडीज हैं वो मिसिंग हैं। आज 4 बॉडीज के पार्ट्स जो हैं वो मिले हैं दोगरी में, जहां कोल डैम का एरिया है, जहां पानी रुक जाता है, और उसमें जो ये बॉडीज हैं वो बड़ी खराब हालत में मिली है। एक केवल अपर जो पार्ट हैं वही हैं, एक में सिर्फ एक टांगी मिली है। इसी तरह से अलग अलग पार्ट्स हैं, ये 4 बॉडीज के माने जा रहे हैं अलग अलग। और वहां नोगली में एक महिला का शव मिला है, उसकी पहचान कल्पना के रूप में हुई है, जो ग्रीनको प्रोजेक्ट की अकाउंटेंट थी, और जो पिछली रात को जिसने फेसबुक पे जो रील्स बनाई थी अपने 2 बच्चों के साथ, कल्पना की बॉडी मिली है। लेकिन इसके जो 2 बच्चे हैं वो लापता हैं, जो उस रात उस घर में थे और समेज की खड्ड में जो आई बाढ़ के कारण वो बह गए थे। तो ये तो है अब तक का रिट्रीवल, हो सकता है शाम तक कुछ और फिगर इसमें हो। और अभी तक जो टोटल जो इसमें फिगर है वो भी इसके कारण इंप्रूव हुआ है। इसके साथ अगली बात है जो सतलुज में अलर्ट की बात है। देखिए, सतलुज में 11 अगस्त को नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन से फ्लशिंग की जाएगी। ये फ्लशिंग होती है जब सिल्ट को निकालने के लिए डैम को खाली किया जाता है, इसीलिए सतलुज के किनारों से लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है। 1000 मेगावाट का डैम है और उसके कारण जो अपस्ट्रीम में जो पावर स्टेशन है कड़छम वांगतू का 1000 का है, 300 मेगावाट का बसपा का है, और 11 अगस्त को ये फ्लशिंग होनी है। और फिर 1000 क्यूमेक से 1500 क्यूमेक तक पानी छोड़ा जाएगा। जो एडीएम प्रोटोकॉल शिमला हैं ज्योति राणा, इनकी तरफ से ये अलर्ट दिया गया है कि कोई भी सतलुज किनारे उस दिन ना जाए। 11 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, ये सतलुज बेसिन के लिए अलर्ट है। संजौली कॉलेज में एक आज एसएफआई का प्रदर्शन था, अलग अलग डिमांड्स थी इनकी। फीस को लेकर बात थी, जो कैंटीन का खाना है वो ठीक नहीं था, रेट्स को लेकर उसमें दिक्कत है। लेकिन कुछ दिन पहले एबीवीपी ने इसी तरह का विरोध किया था, उन्होंने ज्ञापन भी दिया था। लेकिन आज जो एसएफआई का प्रदर्शन था, ये कॉलेज प्रबंधन का ये कहना है कि इन्होंने एडवांस में नोटिस नहीं दिया था, सडन कर दिया, और उसके कारण जो इनका स्कफल है प्रिंसिपल रूम में या प्रिंसिपल ऑफिस में जो फैकल्टी के टीचर हैं उनके साथ और स्टूडेंट लीडर जो हैं उनके बीच में हो गया। बाद में स्टूडेंट लीडर्स ने जो शिकायत है वो लक्कड़ बाजार चौकी में दे दी, जो टीचर हैं उनके खिलाफ, जो फैकल्टी मेंबर हैं उनके खिलाफ। जो फैकल्टी मेंबर हैं उन्होंने अलग से शिकायत दी है, तो क्रॉस शिकायत आई है पुलिस के पास। हालांकि जब इनका ये धरना प्रदर्शन हुआ और प्रिंसिपल ऑफिस में बहुत ज़्यादा कैओस हो गया तो पुलिस बुलानी पड़ी फिर, और पुलिस बुलाने के बाद इस मामले को जैसे तैसे कंट्रोल किया गया। जो संजौली कॉलेज की प्रिंसिपल हैं भारती भागड़ा, इन्होंने कहा कि एसएफआई के छात्रों ने प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी नहीं दी थी। जब इनको रोका गया तो ये हाथापाई पे उतर आए और बचाव के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। इससे पहले जो एबीवीपी के छात्रों ने भी धरना प्रदर्शन किया था वो कॉलेज परिसर और अपनी मांगों को लेकर, और इसमें सीए बहाली भी एक मांग है। लेकिन ऐसा इस सेशन में पहली बार हुआ है कि संजौली कॉलेज में पुलिस बुलानी पड़ी है। देखिए, शिमला शहर के जितने कॉलेज हैं वहाँ एडमिशन अभी 14 अगस्त तक डेट बढ़ गई है, तो अभी एडमिशन हो रही है फर्स्ट ईयर की। लेकिन संजौली क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और वहां पर अलग से जो ये एडमिशन की डेट बढ़ाने का फायदा नहीं होता, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं और लिमिटेड सीट्स की एडमिशन फुल हो गई है। लेकिन इसीलिए वहां कैंपस एक्टिविटी और पढ़ाई का काम कंटिन्यूस शुरू हो गया है, और वहां ये मामला आज सामने आया है जिसमें पुलिस तक जो केस है वो पहुंच गया है और अब पुलिस को ये मामला सुलझाना पड़ रहा है। जेल वार्डनों के 91 पद के लिए भर्ती हुई थी, आपको याद है हमने इसको बार बार अपडेट किया था। लेकिन 91 पद के लिए हुई भर्ती में सिर्फ 71 पद ही भरे जा सके हैं, 20 पद खाली रह गए हैं अलग अलग कैटेगरीज के। और इसमें जो खाली रहे हैं उसमें जो 71 अभ्यर्थी इसमें पास घोषित हुए हैं, जिसमें 59 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। 20 पद खाली रह गए हैं, 2 पद महिलाओं के और 18 पद होमगार्ड सहित अन्य श्रेणियों के खाली रह गए हैं। लिखित परीक्षा 2345 युवाओं ने इसके लिए दी थी।
गाड़ियां जब्त करने की बात अगर आपको बताएं तो पंचायती राज विभाग का हाई कोर्ट में केस था, हमने आपको उस दिन भी बताया था। 2 गाड़ियां जब्त करने के ऑर्डर हो गए थे, सेक्रेटरी पंचायती राज और डायरेक्टर के। हालांकि डायरेक्टर की गाड़ी का नंबर गलत ऑर्डर में आ गया था और वो फिर हेल्थ की गाड़ी जब्त हो गई थी इस बहाने। लेकिन पिछले कल जब हाई कोर्ट के लोग गाड़ियों की चाबियां लेने के लिए सचिवालय पहुंच गए तो उतने में, क्योंकि डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में राज्य सरकार की अपील लग गई थी और वहां से गाड़ियों को जब्त करने का जो मामला था वो सेटल हो गया था। इसीलिए ये गाड़ियां अब कोर्ट के ऑर्डर से छूट गई हैं। जो सिंगल बेंच में जब्त हुई थी, डिवीजन बेंच में ये गाड़ियां छूट गई हैं। तो अब विभाग के पास ही ये गाड़ियां रहेंगी। जेओए लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूं तो ये कैबिनेट में केस भेजा गया था हायर एजुकेशन की तरफ से और कैबिनेट में जब ये मामला लगा और आज जब विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में जो कल ये कैबिनेट में भेजा गया था लेकिन फिलहाल इसको वापस लौटा दिया गया है। ये डिसीजन नहीं हुआ है कि भर्ती कब करनी है, कब से शुरू करनी है या कितने पदों पर करनी है। मतलब ये हुआ कि इसको लेकर अब अगली किसी और कैबिनेट का इंतजार करना पड़ेगा या फिर राज्य सरकार की अनुमति का इंतजार करना पड़ेगा, सिग्नल का इंतजार करना पड़ेगा जब वे जो अपना ये इसके रिजल्ट घोषित करने को लेकर इस मामले को कैबिनेट में वापस मंगवाएंगे। लेकिन इसको कैबिनेट से वापस कर दिया गया है। वेटनरी फार्मासिस्ट का जो मामला था वो बड़े दिनों से विवादित है क्योंकि जो ये ग्राम पंचायत ये पशु सहायक या कुछ ऐसा एक वेटनरी असिस्टेंट हैं, उनको लेकर उनको एडजस्ट आगे कैसे करना है और जो नए हैं वो उसमें फिर क्या उसकी इक्वेशन रहेगी। सारे विवाद को निपटाने के लिए कैबिनेट ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया है। अब कैबिनेट सब कमेटी जब होगी उसके बाद ही पता लगेगा कि आगे इसमें क्या किस तरह से आगे बढ़ते हैं। जहां तक जेओए 817 की बात है तो वो रिजल्ट अब घोषित जल्दी हो जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट ने कल डिस्पोज ऑफ कर दिया है जो 556 के साथ उनकी पिटीशन जो केस क्लब हो गया था एक तरह से। तो इसमें रिजल्ट को लेकर कोई ज़्यादा लंबा इंतजार अब नहीं है। लेकिन रिजल्ट के बाद जब रिकमेंडेशन आ जाएगी उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि परमिशन टू फिल जो है या परमिशन टू रिक्रूट जो है जो नियुक्ति पत्र देते हैं वो परमिशन राज्य सरकार से नए सिरे से लेनी होगी। ये एक उसमें जो अपडेट है वो है। लेकिन इसके साथ जहाँ तक बाकी मामले हैं और जो लोग जो रुकी हुई भर्तियों की बात कर रहे हैं जो विजिलेंस की एफआईआर में है तो उनको लेकर डिसीजन कैबिनेट सब कमेटी के ही साथ हो सकता है, उससे पहले नहीं। और कैबिनेट सब कमेटी के साथ जो डिसीजन होगा उसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि जो इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन हैं मुकेश अग्निहोत्री, वो जब बैठक बुलाएंगे फिर उन्होंने, क्योंकि विजिलेंस और कार्मिक विभाग या फिर जो लॉ डिपार्टमेंट है उनको कुछ कहा है कि अगर वो कोई नया फैक्ट उनके सामने लाएंगे तभी जिन मामलों में एफआईआर है, चाहे वो सचिवालय क्लर्क है, चाहे ड्राइंग मास्टर है, चाहे कोई बाकी हैं, वो तभी फैसला ले पाएंगे जब कोई नया फैक्ट आएगा। मुकेश अग्निहोत्री अभी दिल्ली गए हैं और दिल्ली में जो केंद्रीय नेताओं से इनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, संसद सत्र भी बीच में है और ऐसे में ये 1-2 दिन दिल्ली में लगाने के बाद वापस आएंगे। फिर 15 अगस्त के कार्यक्रम आपको पता है पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में हैं, तो इनकी जो जिला की ड्यूटी है वो है। उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी जो एफआईआर के मामले में है उनको लेकर अगर कोई शेड्यूल बना तो हम उसकी जानकारी अब आपको फिर अलग से देंगे। लेकिन फिलहाल इसमें कोई नया अपडेट अभी हमारे सामने नहीं है। देखिए, कल कैबिनेट के एक फैसले से और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की प्रेस ब्रीफिंग से पुलिस के जवान भड़क गए हैं और इन्होंने, क्योंकि आपको पता है फोर्सेस में एक यूनियन नहीं बनाई जा सकती, फोर्सेस में आप यूनियन बना के प्रेस नोट नहीं दे सकते, आप साथ में इंडिविजुअल तौर पर भी प्रेस नोट नहीं दे सकते। इसीलिए पुलिस जवानों की तरफ से एक समस्त पुलिस जवान इस तरह से लिख के, समस्त पुलिस जन हिमाचल प्रदेश पुलिस, एक व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है और इसमें रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ी चीज़ें और क्लियर करें। और इसमें यह कहा गया है कि कल कैबिनेट के बाद जो जिस तरह से
उद्योग मंत्री ने ये कहा कि पुलिस कर्मचारियों की जो फ्री बस यात्रा है उसको बंद कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि ये फ्री बस यात्रा नहीं है, मंत्री जी के पास पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं थी। 210 रुपये उनकी सैलरी से हर महीने कटते हैं और उसके बदले वो बस यात्रा होती है और इसीलिए इसको फ्री नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हर साल 5 करोड़ की जो भुगतान है वो पुलिस करती है एचआरटीसी को और इसीलिए इसको फ्री बस यात्रा नहीं कहा जा सकता। एक बात इन्होंने और कही है कि ये जो करीब 20% पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं जो ड्यूटी के संदर्भ में एचआरटीसी की बसों में सफ़र करते हैं। शेष जो 80% हैं वो पुलिस विभाग की गाड़ियों या निजी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। इन्होंने एक नई डिमांड की है कि अगर सरकार को ऐसे ही करना है तो फिर ऐसा कर दें कि जो पुलिस, क्योंकि इसके लिए क्लेम नहीं करती, बाद में क्लेम बढ़ जाएगा और इसीलिए इस निर्णय से गुजारिश ये की है सरकार से कि पुलिस को 1 माह का अतिरिक्त वेतन जो पुराने पे स्केल से दिया जा रहा है, जिसमें सालाना 30 से 35 हज़ार रुपए का नुकसान हर पुलिस कर्मचारी को हो रहा है, इसके बदले ड्यूटी 24 घंटे से 8 घंटे करने का कष्ट करें और पुलिस को हर सार्वजनिक अवकाश मनाने की छूट दी जाए। उससे जो है वो बचत दोनों तरफ को होगी और इससे पुलिस कर्मचारियों को भी कोई आपत्ति नहीं है, ये इन्होंने कहा है इस बहाने। दूसरी तरफ एचआरटीसी का तर्क क्या है देखिए, वो भी देखिए। जो पुलिस जो इस कैबिनेट में भी डिस्कस किया गया था, इनका ये कहना है कि 18,700 कांस्टेबल हैं जो पुलिस की बसों में सफ़र करते हैं। चाहे पर डे कितना करते हैं वो मैटर अलग है। और अगर जो इसमें से आधे लोग भी अगर पुलिस की बसों में सफ़र करते हो तो भी साल का 36 करोड़ बनता है और 36 करोड़ के बदले पुलिस को मिलता है सिर्फ 2.5 करोड़ हर साल। एचआरटीसी को मिलता है पुलिस से 2.5 करोड़ हर साल। इसीलिए, और मेन चीज़ ये है कि जो पुलिस कर्मचारी नॉन ऑफिशियल ड्यूटी के लिए एचआरटीसी की बसों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए सरकार ने ऑफिशियल ड्यूटी के लिए रिम्बर्समेंट कर दी। फुल मतलब टिकट फुल लेना पड़ेगा, उसके लिए पुलिस रिम्बर्स कर देगी, सरकार उसका रिम्बर्समेंट कर देगी। और दूसरी तरफ जो नॉन ऑफिशियल ड्यूटी पे प्राइवेट जर्नी करते हैं उनको पूरा किराया देना पड़ेगा, टिकट पूरा लेना पड़ेगा और उसके बदले सरकार भी रिम्बर्स नहीं करेगी। तो ये जो एचआरटीसी का क्लेम है ये उसकी तरह से जो मामला है आगे चलेगा। अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक इनको ऐसा लगता है एचआरटीसी को, क्योंकि एचआरटीसी के जो एमडी हैं 1988 में आईपीएस अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, एससी मलिक। उन्होंने उस वक्त ये डिसीजन करवाया था और उस वक्त जो किराया बहुत कम था, लेकिन जो आईपीएस पुलिस के अधिकारी हैं उनके वक्त ये पुलिस जवानों के लिए डिसीजन हुआ था, जिसके कारण एचआरटीसी को लगता है कि उन्हें नुकसान हो रहा है और इसी कारण ये कैबिनेट से डिसीजन करवाना पड़ा। लेकिन डिसीजन जो है हिम्मत वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे इसमें दबाव बढ़ेगा भी, लेकिन ये देखना होगा, जिस तरह से पुलिस जवान कह रहे हैं कि ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं होगा, एचआरटीसी को इसका कितना फ़ायदा होता है उसका फिर अब जो आने वाले दिनों में इसका असर क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। इसके बाद अगली बात है वो है पेंशन पर आए ऑर्डर को लेकर। देखिए, पेंशन को लेकर तो एक ऑर्डर ये हुआ है कि जो कर्मचारी शिक्षा विभाग में रिटायर हो गए थे और जिनकी 10 साल की सर्विस पूरी नहीं थी रेगुलर के तौर पर, उनको लेकर, उनको पेंशन देने को लेकर अलग अलग ऑर्डर करने पड़ते हैं। हायर एजुकेशन के डायरेक्टर ने जो स्कूल लेक्चरर हैं श्रीमती राजेश बाला, इनको लेकर एक सिंगल ऑर्डर किया है। ये है कि जो इज हेयर बाई अलाउड टू काउंट द पेंशनरी बेनिफिट अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972 एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज बाई हर। और दूसरी तरफ सभी डिप्टी डायरेक्टर्स ने अपने जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे फाइनेंस डिपार्टमेंट की चिट्ठी शीला देवी केस को इंप्लीमेंट करने को लेकर जो जारी हुई थी, उसमें यह कहा है कि जितने भी लोग उनके अंडर हैं जिनके 10 साल पूरे रेगुलर में नहीं हुए थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को जोड़कर उनके 10 साल पूरे हो रहे हैं, उनकी डिटेल भेजी जाए जल्दी से जल्दी और ये डिटेल जो है आने के बाद इनको पेंशन दी जाएगी। तो ये ऑर्डर है पेंशन को लेकर। बड़े सारे विभागों में शीला देवी वाला मामला जो है जिसमें 1 महीने की ऑप्शन और वो देने का वक्त दिया गया था, उसको लेकर ये जो मैटर है वो या डिटेल है वो इकट्ठी हो रही है। अब 1995 से जो एरियर की बात है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो
ऑर्डर हुआ है आज, उसके मुताबिक 22 जो लेक्चरर हैं जिनको 1800 और 3200 स्केल पर 1995 में रखा गया था, बाद में 96 का जो संशोधित स्केल है उनको नहीं दिया था, उनको कोर्ट में जीत होने के बाद, एग्जीक्यूशन पिटीशन में भी जीत होने के बाद आज 22 को लेकर ऑर्डर किया है राज्य सरकार ने, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और इनको एरियर 1995 से एरियर देने को कहा गया है और लगभग 3000 लेक्चरर्स को ये फायदा होगा और इसीलिए ये ऑर्डर भी हो गया है। ये है 95 से एरियर को लेकर। राज्य सरकार ने कल कुछ कड़े फैसले लिए थे कैबिनेट में, जिसमें पानी का जो बिल है गांव में वो आएगा, जिसमें एचआरटीसी की बसों में पुलिस के कर्मचारियों का पूरा टिकट लगेगा। इस पर आज बीजेपी के 2 नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने। दोनों ने लगभग एक जैसी बात कही है कि सरकार में नया तो लोगों को मिला नहीं, जो मिल रहा था वो भी वापस वसूला जा रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि ये सेट टेम्पलेट है कांग्रेस का, जब चुनाव आते हैं तो गारंटियां बताते हैं, जब चुनाव निकल जाते हैं तो लोगों से वसूली शुरू होती है और इसी तरह की वसूली ये चल रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से जो डिसीजन हैं, जो करेक्शन के डिसीजन है, सुधारों के डिसीजन है, वो लगातार चल रहे हैं। आने वाले कैबिनेट में भी आप इस तरह के कई मामले देख सकते हैं जिनमें करेक्शंस हो रही हैं पिछले डिसीजन में और अब के डिसीजन में। अब बात करते हैं हायर ग्रेड पे की फाइल को लेकर, जिसमें कल भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे। देखिए, राइडर का लाभ जिनको मिला और जो रह गए उसमें डिस्पैरिटी हो गई है, ये सबको पता है। जयराम सरकार के दौरान उस वक्त जो जेसीसी थी और जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ था अश्विनी ठाकुर की अध्यक्षता वाला, उन्होंने ये मांग जयराम ठाकुर से मनवा ली थी कर्मचारियों की, और उसमें जो ये कुछ जिन कर्मचारियों को ये लाभ मिला उनको बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ भी, लेकिन उसके बाद जो उससे रह गए उनको डिस्पैरिटी एक ही ऑफिस में क्रिएट हो गई है। उसके लिए वर्तमान सरकार से जो ये कर्मचारी एसोसिएशन भी है हायर ग्रेड पे को लेकर, जो वंचित महासंघ एक बना है, उन्होंने 2-3 बार मुख्यमंत्री से मिलकर ये मांग रखी। जब ये मांग रखी उसके बाद फाइल पे मामला गया प्रधान सचिव फाइनेंस को। प्रधान सचिव फाइनेंस से मुख्यमंत्री ने इस पे रिपोर्ट भी मांगी। जो रिपोर्ट मांगने के बाद सेक्रेटरी फाइनेंस ने मुख्यमंत्री को क्लियरली कह दिया है कि वर्तमान में जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके मुताबिक हम ये नया एक बॉक्स नहीं खोल सकते, अदरवाइज फिर चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेंगी और बड़ी सारी इंप्लीकेशन इसकी बात के लिए भी हैं। तो फिलहाल इस मामले के बजाय जो मामले और विवादित बीच में चल रहे हैं उनको देखा जाए, और इसको अगर छेड़ेंगे तो फिर बाद में इसका कोई एंड नहीं है। तो अब इसके बाद इसमें क्या होगा, उसके बाद से इस फाइल को फाइनेंस में फाइल कर दिया गया है। फाइल करने का मतलब यही है कि जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं दफ्तर दाखिल कर दिया गया है। अब जब तक सरकार वापस नहीं चाहेगी या कोई डिसीजन नहीं होगा, या फिर जो ये कर्मचारी हैं ये अपनी तरफ से प्रेशर नहीं करेंगे, या जो नई जेसीसी बनेगी या जो महासंघ बनेगा वो महासंघ इसमें क्या मदद करता है, उसमें फिर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी कुछ हम कह सकते हैं कि इसमें मसला कोई सॉल्व होगा। अब बात करते हैं वर्तमान सरकार में हुए सबसे बड़े व्यवस्था परिवर्तन की। इससे पहले आपने जितने भी व्यवस्था परिवर्तन देखे, उस व्यवस्था परिवर्तन में ये कुछ भी नहीं है। उसके आगे इसके आगे वो सारे व्यवस्था परिवर्तन कुछ भी नहीं है। और ये व्यवस्था परिवर्तन है राज्य सरकार के कर्मचारियों की प्रमोशन को लेकर, राज्य सरकार के कर्मचारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को लेकर, जिसको AAPR अब कहते हैं। और ये सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन इसलिए है क्योंकि वर्किंग का तरीका बदलेगा हर विभाग में, कर्मचारी के काम करने का फोकस बदलना पड़ेगा, और साथ में कर्मचारियों की प्रमोशन सिर्फ ईयर पूरे करने पर नहीं होगी। मान लीजिए एक टीजीटी को लेक्चरर बनने के लिए 10 साल की सर्विस चाहिए, तो 10 साल के बाद वो लेक्चरर बन जाएगा। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है जब तक उसकी ACR उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। व्यवस्था परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि ACR की प्रक्रिया में न्यूमेरिकल ग्रेडिंग फॉर असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ये पहली बार सिस्टम शुरू हुआ है। कल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। आज जो पर्सनल विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अमनदीप गर्ग, क्योंकि वो दिल्ली वापस जा रहे हैं, उनको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है उसमें एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है भारत सरकार में, और इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को आज फाइनल कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज़ें बदली हैं वो हम आपको आज 11 पॉइंट इसके क्लियर कर
कर देते हैं ताकि आने वाले दिनों में अब प्रमोशंस जो हैं वो इजीली नहीं होंगी, क्योंकि राज्य सरकार को अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड एपीआर को, एएपीआर को या आप एसीआर कहिए, उसको अब बनाया गया है। और ये भी इसलिए है ताकि कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी पद हो, उस पद से रिलेटेड कुछ टारगेट फिक्स किए जाएंगे और ये जो टारगेट हैं ये मीट करने होंगे उसी साल में। किस तरह से ये प्रक्रिया काम करेगी वो भी आपको बता दूं। अभी जो एसीआर की प्रक्रिया है देखिए, वो चलती है अभी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ग्रेडिंग पर, मतलब आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड और एवरेज, 4 तरह की ग्रेडिंग होती है, उसमें मार्क्स नहीं होते। जो बदलाव हो रहा है वो सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज को छोड़कर, आप कहिए आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है, इस तरह के जो पद हैं इनको छोड़कर हिमाचल सरकार के जितने भी पद हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, उन सभी के लिए ये जो एएपीआर की प्रक्रिया बदल जाएगी। जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो इससे बाहर रहेंगी क्योंकि उनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से डीओपीटी देखता है भारत सरकार का। दूसरा, अब एसीआर की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। जो डिस्क्रिप्टिव ग्रेडिंग है, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड और एवरेज वाली, इसको बदल दिया जाएगा न्यूमेरिकल ग्रेडिंग के साथ, मतलब उसके नंबर देंगे 10 नंबर, जो जो टारगेट फिक्स होंगे उस टारगेट के हिसाब से। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एंटायर ग्रेड्स एंड रिमार्क्स इन द एएपीआर टू द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन, जो ORU होगा, मतलब जिसको एसीआर सबसे पहले देनी है, उसको पहले उसके लिए एक एनुअल वर्किंग प्लान बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में डीएफओ क्या करेगा, रेंजर क्या करेगा, फॉरेस्ट गार्ड क्या करेगा, एक एनुअल वर्किंग प्लान बनेगा। उस एनुअल वर्किंग प्लान में जैसे डीएफओ के लिए जो मैंडेटरी हो जाएगा, जैसे न्यू प्लांटेशन कितने हेक्टेयर में, इंस्पेक्शन साल में कितनी की, नर्सरी जो प्रोडक्शन है वो कैसी रही, इस तरह के नंबर बनेंगे। नंबर उसके जो 10 होंगे उनमें से 8 नंबर होंगे इसके, 2 नंबर हो गए उसके सुपरवाइजरी चीजों के, कि उसके अंडर उसके जो ऊपर वाला अफसर है वो उसको कैसे रेट करता है, उसके जो अपने नीचे के कर्मचारी हैं उनके साथ रिलेशन कैसा है, मतलब वो क्या लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, वो इस तरह से भी कुछ मार्क्स इस तरह से होंगे, मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों मार्क्स उसमें होंगे। उससे फिर एसीआर में सिर्फ नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव जो है वो है जो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव ग्रेडिंग इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब अगर किसी कर्मचारी को, अगर उस कर्मचारी को उस वर्किंग प्लान के हिसाब से, एनुअल वर्किंग के प्लान के हिसाब से उसका काम नहीं है तो उसको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। दूसरी बात, अगर उसका कोई एक्शन ठीक नहीं है या इनएक्शन है, मतलब कोई काम दिया वो किया नहीं और जो काम किया वो ठीक नहीं किया और उसके लिए उसको मेमो इशू हुआ, उसको एडवाइजरी इशू हुई, उसको सो कॉज नोटिस इशू हुआ, तो फिर उसके भी नेगेटिव 2 नंबर नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इस नेगेटिव मार्किंग का असर डायरेक्ट एसीआर पे होगा और जिसकी नेगेटिव मार्किंग होगी उसकी अगली प्रमोशन फिर नहीं हो पाएगी क्योंकि एसीआर उस तरह की नहीं होगी, तो ये ऑटोमेटिक है। इसीलिए जो एडिक्वेट प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट पुअर ग्रेडिंग, अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई या पुअर ग्रेडिंग हो गई तो कर्मचारी को पूरा मौका मिलेगा उसके खिलाफ रिप्रेजेंट करने का, ताकि वो अपनी बात इसमें कह सके। सिस्टम जो है ऑनलाइन होगा सारा, जो भी है ये 31 दिसंबर ऑफ द ईयर, उससे पहले ये प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। अब अप्रेजल के लिए सिर्फ 3 लेवल होंगे, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। इससे पहले मल्टीपल अथॉरिटी एसीआर को करती हैं, इस कारण लेट भी होता था, अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 3 ही होंगे। शुरुआत में सिर्फ ग्रुप ए और बी के लिए ये लागू होगा, उसके बाद ग्रुप सी और डी में भी आएंगे। अब सबसे बड़ी ट्विस्ट इसमें क्या है, देखिए सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा एजुकेशन में, और एजुकेशन में इसलिए क्योंकि जब क्लास 3 में आएगा या क्लास 4 में भी आएगा साथ में, मान लीजिए क्लास 3 में आ गया और जो जितने भी पोस्ट हैं जैसे टीजीटी है,
टीजीटी के लिए मान लो अगली प्रमोशन के लिए जितने 10 साल के लिए एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी के साथ डायरेक्टली एनुअल वर्किंग प्लान में जुड़ जाएगा रिजल्ट क्लास का, रिजल्ट सब्जेक्ट का। प्रिंसिपल के लिए जुड़ेगा एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल, उसके दौरान बढ़ी या घटी, अगर घटी तो वो नेगेटिव हो गया, बढ़ी तो वो पॉजिटिव हो गया। वैसे ही जो टीचर की ग्रेडिंग है वो होगी एनुअल रिजल्ट से, और जो रिजल्ट है वो ना सिर्फ रिजल्ट होगा पास से, बल्कि जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उसको भी देखा जाएगा कि उसका अपना जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा है स्टूडेंट का, क्योंकि 8वीं तक तो परीक्षा होती ही नहीं है, तो उसके लिए एक अलग सा मैकेनिज्म क्रिएट होगा। तो अब ये जो सिस्टम है ना, जब सब सरकारी कर्मचारी को लगता है कि जो जितना टाइम पूरा हो गया तो अब उसकी प्रमोशन का अधिकार हो गया, इस व्यवस्था से वो अधिकार अब नहीं रहेगा, उसको परफॉर्म करना होगा और कंटिन्यूअस परफॉर्म करना होगा। मैं क्यों कह रहा हूं सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि आज जो अमनदीप गर्ग हैं पर्सोनल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने खुद कहा कि ऐसी व्यवस्था उनकी ध्यान में, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार में भी बहुत काम किया है, ना भारत सरकार में कहीं है ना किसी राज्य में हमने देखी है, ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही कर सकते थे, उन्हीं का आइडिया था और उन्हीं के आइडिया पर ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। अब जब कैबिनेट ने ले लिया है तो उनका ये कहना था कि अब हम इसकी नोटिफिकेशन करेंगे एक वर्क प्लान के हिसाब से, बड़ी लंबी चौड़ी ये नोटिफिकेशन होगी। उस नोटिफिकेशन को सभी विभागों को अपनाना होगा, सब विभाग अलग अलग इसकी नोटिफिकेशन करेंगे और फिर अगले फाइनेंशियल ईयर से 2024-25 से जो सारी एसीआरस हैं वो इसी नए मॉड्यूल के अनुसार बनेंगी। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं, क्योंकि क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक सभी इसके दायरे में आएंगे, इसीलिए ये सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन आने वाले दिनों में होगा। हालांकि क्योंकि अमनदीप गर्ग अब जा रहे हैं, उनको ये भी लग रहा था कि जो नए सेक्रेटरी आएंगे वो इसको किस तरह से लेते हैं और इंप्लीमेंटेशन में कितनी अथॉरिटी रहती है, वो एक बड़ा क्रुशियल है इस सारी व्यवस्था को। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने अपना जो खुद इंटरेस्ट लेके इसको किया है तो संभवतः राज्य सरकार इसको करेगी और इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में फील्ड में देखने को मिलेगा। तो ये आज की प्रमुख बातें थी जो हमने आपके साथ साझा की, और अगर आपका कोई और इसमें कोई और कमेंट है तो आप ज़रूर कर सकते हैं इसी कमेंट बॉक्स में, ताकि हम और जानकारी उसकी आपके साथ जुटा सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।